हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। जो बच्चे 7th स्टैंडर्ड से अब 8th में चले गए हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि 7th स्टैंडर्ड में आपने मेरे इस चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मोस्टली उनके लेसन्स और एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। मैं अभी भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप 8th स्टैंडर्ड में भी मुझे बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, इस चैनल को फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीड द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट एंड मिडवेल इंडियन हिस्ट्री। देखिए, अभी हमने ना सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री 6th-7th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ते आ रहे थे। उसी का लेवल अब हमें थोड़ा सा बड़ा इस स्टैंडर्ड में मिलता है, तो हम अब इसे देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि सोर्सेस ऑफ एंशिएंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेस थे एंशिएंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और इस साल हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वह पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूड मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेज। हमें पता है कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मटेरियल सोर्सेज इंक्लूड होते हैं, रिटन मतलब जो लिखे हुए हैं, ओरल मतलब जो मौखिक चले आ रहे हैं। मटेरियल में हम बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, पैलेसेस हैं, जो किले वगैरह होते हैं उन्हें देखते हैं। उसके बाद रिटन और सोर्सेज में जो भी ग्रंथ वगैरह हैं हमारे पुराने, उन्हें देखते हैं। ओरल सोर्सेज में जो भी पुरानी जो श्लोक हैं या फिर पुरानी कहानियाँ चली आ रही हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उन्हें देखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड। अब जो नया सोर्सेज मॉडर्न हिस्ट्री में ऐड हुआ है वह है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें कि ऑडियो वीडियो है और ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड, जिसमें हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इस तरह का जो भी टेक्नोलॉजी आज हम फॉलो करते हैं वो भी इस हिस्ट्री में इंक्लूड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल सोर्सेज क्या होते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, कल्चर्स एट्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स जो मतलब बिल्डिंग्स बनी हुई है, स्मारक जिन्हें हम कहते हैं, प्लेसेस ऐसी कुछ जगह जो हिस्टोरिकल कही जाती हैं, कॉइन्स हैं पुराने वाले, स्कल्पचर्स हैं पुराने समय के, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, मटेरियल सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन, स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब जो हमारी अगर हिस्ट्री हम पढ़ते हैं इंडिया की, तो उसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो भी है वो बिलीव करता है पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चर से। तो जो हमारे कंट्री में ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो जो भी मॉन्यूमेंट्स बने, जो भी कुछ बहुत सारी प्लेसेस बनी हुई हैं, तो मोस्टली ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई थी, क्योंकि उनका रूल था यहाँ पर। तो ऐसी कुछ स्टेट्स हैं, ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी उनके पीरियड के हमें याद दिलाते हैं। इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एट्सेट्रा वर बिल्ट। तो उस समय में जो ब्रिटिश रूलर का जो समय था, ब्रिटिश रूल का जो समय था, उस समय बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी, ब्रिजेस बने, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम बने, फाउंटेन्स भी उस समय के बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। ये सब उस समय बनाए गए थे। दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज, पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, प्रिजन्स एट्सेट्रा। तो इन बिल्डिंग्स में क्या क्या इंक्लूड हुए, तो इनमें इंक्लूड हुए उस समय के गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर्स, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते थे या फिर उसमें जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे, उनके रेसिडेंस, उनके घर इंक्लूड हुए। लीडर्स और रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनके घर इंक्लूड हुए। पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, महल उस समय की जो प्रिंसली स्टेट्स है, उस समय जो राजा महाराजा थे उनके जो महल थे वह इंक्लूड हुए।
फोर्ट्स, प्रिजन्स एक्सेट्रा, जेल और किले भी इंक्लूड हुए किसमें, उस समय की हिस्ट्री में। अगर हम देखें तो आज हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ब्रिटिश समय से जो भी प्लेसेस बनी हुई थी उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया। अमंग दीज मॉन्यूमेंट्स मैनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे। आज भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी हम देखते हैं। सम आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट। इसमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कुछ यादगार इमारतें हैं, उन्हें नेशनल मॉन्यूमेंट इंक्लूड कर दिया गया है। वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूज़ियम। और कुछ पैलेसेस हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्युलर जेल इन अंडमान। अंडमान की जो सेल्युलर जेल है उसे म्यूज़ियम बना दिया गया है। While visiting these sites, we get information about contemporary history, architecture, nature of the monument and also the economic conditions of that particular period. तो जब हम विज़िट करते हैं इन साइट्स को, तो हमें इन जगहों को पर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस समय की हिस्ट्री के बारे में। उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था, उस समय का मॉन्यूमेंट बनाने का क्या नेचर था, मतलब किस तरह से वह बनाए जाते थे, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रहती थी उन्हें बनाने के लिए। Just as during the visit to cellular jail in Andaman, we get information about revolutionary work of V.T. Savarkar by visiting Mani Bhavan in Mumbai or Sevagram Ashram at Wardha, we get information about the history of गांधीयन ईरा। तो देखिए, अगर हम सेलुलर जेल अंडमान की ओर जाते हैं, उसे अगर हम देखते हैं तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में। मेनली V.D. सावरकर जो थे उनके बारे में हमें मिलती है। और उसके बाद जब अगर हम मनी भवन मुंबई में या फिर सेवाग्राम आश्रम वर्धा में जाते हैं तो हमें गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यह कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। देखिए, यहाँ पर आगा खान पैलेस दिया हुआ है जो पुणे में है, तो यह भी उस समय का बना हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम म्यूज़ियम और हिस्ट्री की बात करें तो फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूज़ियम। तो इस म्यूज़ियम में जिसे आगा खान पैलेस का नाम दिया गया है पुणे में, तो वहाँ पर आज भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं। एट द आगा खान पैलेस इन पुणे वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमें महात्मा गांधी के समय की बातें बताते हैं। तो यह है म्यूज़ियम, जो पैलेस था पहले उसे म्यूज़ियम बना दिया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स क्या थे। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मेमोरियल्स ऑफ मैनी पर्सनालिटीज़ वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज़। तो बहुत सारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारे ऐसे स्मारक बने और बहुत सारे मेमोरियल्स बने कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में। जैसे हम महात्मा गांधी जी देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर देखते हैं, तो उन्हें आज भी याद करने के लिए स्टैचूज़ वगैरह जो हैं वो बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा हमें उनके होने का जानकारी मिलती है। These statues are also important for the study of modern Indian history. The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities. तो अगर ऐसे कुछ स्टैचूज़ हमें दिखाई देते हैं, जैसे शिवाजी महाराज हैं और गांधी जी हैं, तो शिवाजी महाराज से हमें कुछ रूलर्स, जैसे कि किस तरह के रूलर्स उस समय हुए, उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह अगर हम महात्मा गांधी को देखते हैं तो हमारे देश के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन करने वाले एक महान नेता की जानकारी हमें मिलती है। द वेरियस स्टैचूज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज। द डिस्प्ले plaque on the statues gives us information about the full name of concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and the biographical sketch of the person। और कुछ उनके नीचे अगर स्टैचूज बने हुए होते हैं ना, तो उससे में हमें क्या जानकारी मिलती है कि उस पर्सन जिनका भी ये स्टैचू है, तो उनके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, प्लाक जिसे हम कहते हैं। तो उससे हमें उस पर्सन के बारे में, उनके बर्थ के बारे में, उनके डेथ डिटेल्स के बारे में और उन्होंने क्या क्या काम किया उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका बायोग्राफिकल स्केच क्या था, यह सब जानकारी हमें उससे मिलती है। जस्ट एज द स्टैचूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, देयर आर मेमोरियल्स विच आर
erected in the memory of various events which give information about the concerned event, period, people related to the event, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस। तो ऐसे जो कुछ महान नेता जो हमारे हो गए हैं, जैसे ज्योतिराव फुले है, डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनके स्टैचूज से भी हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह उस समय जो बहुत सारी जगह पर हुतात्मा स्मारक बनाए जाते थे। हुतात्मा स्मारक मतलब जो भी शहीद हुए हमारे देश के लिए, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, उनके जो भी स्टैचूज बनाए गए हैं उनसे भी हमें बहुत सारी बातें या बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो यह सब हमने जो देखा, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो जो भी हमने देखा वह हमें उन पैलेसेस के बारे में, उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में, उन पर्सनालिटीज़ जो उस समय हो गई, उनके स्टैचूज से भी हमें बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम देखते हैं रिटन सोर्सेज क्या होते हैं। तो रिटन सोर्सेज में हम अगर देखें तो द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन रिटन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसे देखिए किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो रिटन सोर्सेज में अगर हम करस्पॉन्डेंस, उस समय के कुछ पत्र देखते हैं, वह आते हैं। फिर फॉरेन अकाउंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश रूल था। न्यूज़पेपर, उस समय के बायोग्राफीज़ जो थी, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो बायोग्राफीज़ मोस्टली हमें बुक्स में मिलेंगी, न्यूज़पेपर्स में भी हमें ऑटोबायोग्राफीज़ भी मिलती है, और कुछ फैक्ट्री रिकॉर्ड्स में भी फॉरेन अकाउंट्स वगैरह भी हमें मिलेंगे, और कुछ पीरियोडिकल्स जो हैं वह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के कुछ सोर्सेज हैं जो लिखे गए उस समय। तो क्या क्या थे वो अब हम देखेंगे। जैसे न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स। एंड पीरियोडिकल्स क्या थे? तो न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स along with the detailed analysis of a particular event। उस समय के अगर न्यूज़पेपर हम उठाकर देखें तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय क्या चल रहा था, कंट्री में क्या चल रहा था, हमारी कंट्री में, दुनिया में क्या चल रहा था। तो उस समय के न्यूज़पेपर्स कुछ रिटन सोर्सेस होते हैं जिससे हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। इट व्यूज़ ऑफ एमिनेंट पीपल, एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड। उस समय क्या क्या तरह के कुछ लोगों के बारे में जानकारियाँ उस न्यूज़पेपर में आती थी, और किस तरह के एडिटोरियल्स वगैरह छपते थे। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग्स ऑफ दैट पीरियड। उस समय में किस तरह के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो हैपनिंग्स होते, कल्चरल हैपनिंग्स, जो भी घटनाएं होती थी, जो भी इवेंट्स होते थे, उनकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स से मिलती है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द न्यूज़पेपर लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी एक्टेड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। उस समय के न्यूज़पेपर्स थे जैसे कि ज्ञानोदय बोलते हैं हम, जिसे हम हिंदी में ज्ञानोदय भी बोल सकते हैं, ज्ञान प्रकाश है, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी, इस तरह के कुछ बहुत अवेकनिंग जो न्यूज़पेपर्स उस समय चलते थे। थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इंडिया। उन न्यूज़पेपर्स से हम स्टडी कर सकते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ उस समय क्या थी, उनके क्या इफ़ेक्ट थे इंडिया पे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। उस समय ब्रिटिश पीरियड में जो न्यूज़पेपर चलते थे वो सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स ही नहीं दिखाते थे, बल्कि सोशल रिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, समाज में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वह भी हमें दिखाते थे। द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर एंड शतपत्रे रिटन बाय लोकहितवादी अलायस गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़। तो उस समय की कुछ ऐसी पत्रिकाएं थी जिन्हें लिखा गया था, जैसे निबंधमाला विष्णु शास्त्री चिपलूनकर के द्वारा लिखी गई थी, शतपत्रे लोकहितवादी अलायस गोपाल हरि देशमुख इन्होंने चलाई थी, जो वीकली होती थी, और उनमें हमें बहुत सारे समाज में होने वाले रिफॉर्म्स जो होते थे, बदलाव होते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती थी।
अभी लेट अस नो इसमें हमें क्या दिया है देखिए, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर। इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द फोर्टनाइटली मूक नायक। अभी जनवरी 1920 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने फोर्टनाइटली मतलब 15 डेज में चलने वाली मूक नायक नामक पत्रिका निकाली। बट लेटर डॉक्टर अम्बेडकर had to leave for higher studies to England and hence he handed over this paper to his colleagues। उन्होंने क्या किया कि हायर स्टडीज़ के लिए वो इंग्लैंड चले गए, तो उन्होंने इस जो भी उनकी ये पत्रिका जो चल रही थी उसे हैंड ओवर किया अपने कुलीग को। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। उसके बाद 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर से एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। Through the medium of बहिष्कृत भारत he wrote for the reformation of common people and bringing unity among them। तो इस बहिष्कृत भारत जो था उन्होंने जो लिखा था उसमें उन्होंने लोगों को एकजुट होकर रहने की सलाह दी थी और रिफॉर्मेशन बताया था कॉमन पीपल का कि किस तरह से अगर वो यूनाइट होंगे तो आगे कुछ काम मतलब अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर्स नेमली जनता एंड प्रबुद्ध भारत। इसके अलावा उन्होंने और 2 न्यूज़पेपर निकाले जिनका नाम था जनता और प्रबुद्ध भारत। देखिए ये बहिष्कृत भारत उसके बारे में एक यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह का वो न्यूज़पेपर था। उसके बाद है मैप्स एंड ड्राइंग्स। अभी हम सब ये रिटर्न सोर्सेज देख रहे हैं, तो जिसमें हमने पहले न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स देखे, अभी हम देख रहे हैं मैप्स एंड ड्राइंग्स क्या होती हैं। मैप इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैप या नक्शे जो होते हैं उन्हें भी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। द चेंजिंग नेचर ऑफ अ सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू मैप्स। तो कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ के बारे में अगर हमको जानकारी लेनी हो तो हम इसने मैप के जरिए ले सकते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो उस समय भी ब्रिटिश पीरियड में भी एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था मैप्स के लिए। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम साइंटिफिक सर्वे के मेथड से देखें तो उन्होंने भी उस समय इंडिया का जो मैप्स था वो बनाए गए थे। वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, अलग अलग जो इंडिया के राज्य थे उनके भी मैप्स थे, सिटीज़ के मैप्स थे। Similarly, the plans designed by the architect proved important from the view of study of architecture of a building as well as phases of development process of a particular area। तो ये मैप्स के जरिए हमें एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानकारी भी मिल सकती थी। फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ बॉम्बे पोर्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के बारे में, तो उसका ओरिजिनल प्लान हमें मिलता है बॉम्बे पोर्ट इन्फॉर्मेशन से, जिससे कि हमें उस बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट के बारे में हमें जो भी प्लान उस समय ड्राफ्ट किया होगा वो हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम रिटर्न सोर्सेज देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं ओरल सोर्सेज क्या होते हैं। दी फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज यानी मौखिक जो भी स्रोत हैं उसमें क्या क्या आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो ओरल सोर्सेज में सबसे पहले हम देखते हैं फोक सॉन्ग्स। बहुत सारे फोक सॉन्ग्स आज भी हम देखते हैं, जैसे राजस्थानी हो गया, पंजाबी, तो ये फोक सॉन्ग्स होते हैं। उसके बाद पोवाड़ा जैसे मोस्टली हम देखते हैं महाराष्ट्र में, जैसे शिवाजी महाराज के समय में उनके शासन के बारे में गा कर सिंगिंग के रूप में बताया जाता था, दैट वॉज कॉल्ड पोवाडास। उसके बाद फोक टेल्स जो होती हैं पुरानी, जो हमारे बहुत ट्रेडिशनल चली आ रही वैसी कहानियाँ। फिर नरेशंस, किसी भी वास्तु के बारे में, किसी पैलेस के बारे में, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के रूप में देना, दैट इज़ कॉल्ड नरेशंस। इंटरव्यूज़ हैं किसी में के न्यूज़पेपर में, बहुत पुराने समय के न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो उनमें इंटरव्यूज़ भी समझ में आते हैं, तो ओरल भी ओरल सोर्सेज में कहे जाते हैं। उसके बाद फेयर्स है, जलसा, आर्ट ग्रुप्स हो गए। उसके बाद रिदमिक है जिसमें ओवी भी होती हैं, जो मतलब एक तरह की
कविता के रूप में होती हैं। इसके बाद इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, ये सब ओरल सोर्सेज में आते हैं। नरेशंस यानी हम ओरल किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, दैट इज़ कॉल्ड नरेशंस। तो यह सब चीज़ें ओरल सोर्सेज में आती हैं। तो इसमें सबसे पहले अब हम देखेंगे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड। हम देखते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था, उस समय बहुत सारे देशभक्ति वाले गाने कंपोज किए गए थे। एट प्रेजेंट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighters। तो कुछ सॉन्ग्स तो लिखे गए थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उस समय से चले आ रहे हैं जो आज भी हम लोग गाते हैं। थ्रू these inspirational song we can get information about the conditions during pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood। और इन इंस्पिरेशनल सॉन्ग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय इंडिपेंडेंस पीरियड में किस तरह की कंडीशंस थी और इस तरह के सॉन्ग्स किस तरह से हमारे आज़ादी के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हमें इंस्पायर करते थे। नाउ पोवाडास, पोवाडा इज़ अ सोर्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ अ पर्सन। पोवाडा एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय के हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। देयर आर वेरियस पोवाडास कंपोज्ड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। देखिए पोवाडास मैंने एक एग्जाम्पल दिया शिवाजी महाराज का, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम भी बहुत सारे पोवाडास कंपोज किए गए। वेलोर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के समय में भी जो भी उस समय साहस दिखाया उस समय के क्रांतिकारियों ने, उनके बारे में भी बहुत सारे पोवाडास हैं। दिस पोवाडास वर यूज टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट। और ये पोवाडास जो होते हैं वो बहुत सारे मोटिवेशन और हमारे स्पिरिट को और भी इनकरेज करते हैं। तो अमंग द पीपल, लोगों की स्पिरिट को भी बहुत एनकरेज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट द पोवाडास वर कंपोज बेस्ड ऑन वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज फॉर अवेकनिंग अमंग द ऑप्रेस्ड क्लासेस, द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स। तो कुछ पोवाडास जो हैं कंपोज किए गए थे किस वर्क के, किस काम के आधार पर? सत्यशोधक समाज, जिन्होंने लोगों को अवेकन किया था फ्रीडम के लिए। अब है वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। यहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वाज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, recording, films, etc. Obviously these photographs, records और films can be used as a source of history। तो आज अगर हम मॉडर्न पीरियड में देखें तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत सारा आर्ट डेवलप हुआ है, फोटोग्राफी का, रिकॉर्डिंग का, फिल्म्स का। ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफ्स, यह जो फोटोग्राफ्स है, रिकॉर्ड्स और फिल्म्स हैं, यह हमें हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। फोटोग्राफ्स किस तरह से हमें जानकारी देते हैं? तो फोटोग्राफर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की में अगर हम देखें तो फोटोग्राफ्स हमें विजुअल सोर्स बताते हैं, विच द with the discovery of art of photography, photograph of various persons, events, objects, structure, placed were clicked। तो आज अगर हम देखें कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से फ़ोटोग्राफी है, फ़ोटोग्राफ से बहुत सारे पर्सन्स के, इवेंट्स के, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के, स्ट्रक्चर के, प्लेसेस के तुरंत हम क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और एन इवेंट इन विजुअल फॉर्मेट। तो फोटोग्राफ्स की वजह से हमें किसी भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है और विजुअल फॉर्मेट में मिलती है। इन केस ऑफ मिडिवल पीरियड देयर आर पेंटिंग्स अवेलेबल दैट डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्सन और विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। अगर हम बैक में मिडिवल पीरियड में देखते हैं तो उस समय पेंटिंग्स अवेलेबल थी जो हमें एक सर्टन पर्सनालिटीज़ के बारे में या मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देती थी, बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पेंटिंग्स इज़ डाउटफुल। लेकिन उनकी जो भी ऑथेंटिसिटी थी उस पेंटिंग की, वह डाउटफुल मानी जाती थी। लेकिन आज अगर हमारे पास क्लियर फोटोग्राफ्स है तो उससे हम तुरंत ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल। और इसके पेंटिंग्स के कंपैरिजन में फोटोग्राफ्स हैं उसे बहुत विश्वसनीय माना जाता है, रिलायबल माना जाता है। द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एट्सेट्रा। तो अगर हम किसी पर्सन का फोटोग्राफ देखते हैं तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड हमें पता पड़ता है, उसका जो लिविंग लाइफ है, लाइफ में वो किस तरह से ड्रेसिंग स्टाइल थी उसकी, उसका फिजिकल फीचर क्या था, वो हमें पता पड़ता है। फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव्स अ विजुअल इमेज ऑफ इवेंट, वेयर एज फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। तो किसी इवेंट के बारे में अगर हमें
जानकारी लेनी हो तो फोटोग्राफ एक अच्छा साधन है। किसी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो भी फोटोग्राफ एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। अब रिकॉर्डिंग्स क्या है? द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज फोटोग्राफी। अब अगर यह वाली टेक्निक जो रिकॉर्डिंग की टेक्निक है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में मानी जाती है जैसे कि फ़ोटोग्राफी है। रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब रिकॉर्डिंग यानी ऑडियो सोर्स माना जाता है, मतलब हम सुन सकते हैं। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी सॉन्ग्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड में अगर हम देखेंगे तो लीडर्स के स्पीचेस हैं, भाषण हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। सॉन्ग्स हमें पता पड़ते हैं इन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू। दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री और इन हिस्ट्री के सोर्स के रूप में हम जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे हमें जानकारी मिलती है कि हमारा नेशनल एंथम जो है वो किसके द्वारा हुआ है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हिमसेल्फ और द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कैन बी यूज्ड एज एन ऑडियो सोर्स फॉर स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने अगर कोई स्पीच दिया है तो ऑडियो सोर्स से हमें उनके स्पीच के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। एंड नाउ फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन द 20th सेंचुरी देयर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है फिल्म मेकिंग में। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो 1913 में दादा साहेब फाल्के जो थे उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी थी। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। और इसके अलावा दांडी यात्रा जो है, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह जो हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनके बारे में भी फिल्म के थ्रू हमें जानकारी मिलती है। थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। और इन फिल्म्स के जरिए हमें रियलिटी में उन सीन्स को देखने की देखने के लिए हमें मिलता है। कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, the sources of study of modern Indian history are found in abundance in variety। तो एंशिएंट और मिडिवल पीरियड्स के अगर सोर्स हम देखें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारे लिए बहुत सारी वैरायटी लाती है हिस्ट्री को जानने के लिए। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन अ बेटर स्टेट। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी हमें बहुत सारे हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। देयर आर मैनी रिटन सोर्सेज प्रिजर्व्ड इन द archives, and but there while referring the written sources the ideology and opinion of the author regarding the particular event need to be examined। तो बहुत सारे written sources भी हैं जो आज प्रिजर्व किए गए हैं, लेकिन उनको अगर हमको देखना है तो हमें उनके ऑथर के बारे में भी सही जानकारी होनी चाहिए कि उससे सही ऑथर ने लिखा है या नहीं, या फिर उन्होंने उसको पूरी तरह से प्रूव किया है कि नहीं। देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दीज हिस्टोरिकल सोर्सेज थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसे बहुत प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसे प्रिजर्व रखेंगे और अच्छी तरह से इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को हम इसे हैंडेड ओवर कर सकते हैं। तो यह था आपका लेसन फर्स्ट हिस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है। मुझे जैसे भी समय मिलता है मैं बहुत कोशिश से आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के लेसन और उनके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। सो प्लीज़ वॉच इट and please subscribe and share it. Thank you.